सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ 2026 प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से प्रश्नों को हल कराएंगे, एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हमारा खंड आ देखिएगा आप लोग। तो खंड आ और प्रश्न नंबर पहला देखिए, यदि 42 तथा 15 42 15 का लासा है 210। 42 15 का लासा कितना 210 है। फिर 42 15 का HCF अर्थात मासा ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पे खंड आ। खंड आ और प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है 42 और 15। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक सूत्र होता है और इनका जो लासा है, तो यहाँ पे लिख लो लासा बराबर है हमारा 210। तो एक सूत्र होता है हमारा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, ठीक है। सवाल कैसा भी आ जाए तो यही सूत्र लगाना है, ठीक। लासा मासा पे आधारित आ जाए तो यही सूत्र लगाना, ठीक है। तो लासा कितना है 210 है बच्चों, मासा ज्ञात करना है, ठीक। तो मासा को ऐसे लिख लो बराबर पहली संख्या 42 है और दूसरी संख्या 15 है। अब ये 21 से काटो पहले, 21 एकन 21 और 21 दूनी 42। तो यहाँ पे 10 गुणा मासा और बराबर 15 दूनी 30 और 10 एकन 10 10 तियाँ 30। तो इसका जो मासा निकलेगा, मासा बराबर 3 निकल के आ जाएगा और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 है संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा और ये इसके विकल्प हैं, ठीक। और इसका दूसरा वाला सही है। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 240 संख्या दे रखी है और देखो अभाज्य गुणनखंड की बात की गई तो आपको अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना। किसका लगाना है? 2 का लगाना, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का। जब अभाज्य गुणनखंडों की बात की जाए तो आपको अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है इसमें। तो पहले 2 का भाग लगाइए, जब तक 2 का भाग जाए इसमें 2 एकन 2 2 दूनी 4 और ये 0। फिर 2 का भाग लगाइए, 2 छंग 12 0 हो जाएगा हमारा। फिर 2 का भाग लगाइए 30 हो जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग लगाइए 15 हो जाएगा। अब इसमें 3 का 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। तो आपको लिख देना है 240 बराबर 2 से कितनी बार काटा? 1 2 3 4, 2 पे घात 4, ठीक, गुणा 3 5, ठीक। इस प्रकार तुम्हारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 3, इसको देखिएगा। नंबर 3 है रैखिक समीकरण युग्म, एक ये दे रखा और एक ये दे रखा का हल होगा। तो पहले इसका बेसिक समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे लिख लेना है समीकरणों का हल। समीकरणों का हल, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। समीकरणों का हल। तो इसका जो पहला समीकरण है यानी A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये कहलाती प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और साथ साथ ये संगत भी होती हैं, ठीक है। इनका जो हल होता है वो कहलाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल को दूसरी भाषा में बोलते हैं केवल एक हल। केवल एक हल बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए आप, A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। ये होती है हमारी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं साथ साथ संगत भी होती हैं, ठीक है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर अनंत हल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 डाल के लिखिए A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो प्यार बच्चों ये कहलाती समांतर रेखाएं। समांतर
रेखाएं, और साथ ये असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। इनका कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना है कोई हल नहीं है। तो इस यानी प्रश्न नंबर 3 को समझने के लिए ये 3 पॉइंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से? और एक बात ध्यान समझिए, देखो यहाँ पे बराबर में 10 है, ठीक है। बराबर में 10 नहीं, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है हमारा, नंबर 3 डाल के लिखेंगे 2x + 3y, 2x + 3y और प्लस का हो जाएगा ये 5 और बराबर 0। और अगला समीकरण है हमारा माइनस का 4x माइनस का 6y, बराबर में 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो आपको क्या इनके गुणांक लेने हैं, ठीक है। देखो 2/-4 बराबर 3/-6 और 5/-10। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर रखते हैं, -1/2, -1/2 और -1/2। तो यहाँ पे देखो तीनों बराबर हैं, ठीक। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो आपको ये लिखना A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जो हमने नंबर 2 वाला बताया था, नंबर 2 में लिखा था अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आपको यहाँ पे यही लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक, या कह सकते हैं आप अनंत हल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने? अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। चलिए समझिएगा, नंबर 4 डाल के लिखेंगे हम 6x² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। तो बच्चों पहले इसमें ABC के मान छाटो, ये हमारा A का मान, ये B का मान और ये C का मान। तो A बराबर आपको 6 लिखना है, B बराबर -7 लिखना है और C बराबर 5 लिखना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। C का मान कितना? 5 है, A का मान 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6, ठीक। तो 5/6 कहाँ पर है? ये 5/6, इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। प्रश्न नंबर 5 है tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखो √3 किसका है? 60 का है, तो थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा, उसका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु यानी परस्पर रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का मान होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक बनाना है वृत्त, तो यहाँ पे नंबर पहले 6 लिख लेना है। तो पहले बनाना है वृत्त आपको एक, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है जिसका नाम है A, ठीक। यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। एक बेटा स्पर्श रेखा हमारी ये है और एक स्पर्श रेखा ये है। भाई हम इतनी बार आपसे कह चुके हैं, जब बोर्ड की परीक्षा देने जाओ तो पैमाना साथ लेके जाना। अब यहाँ पे कह रहा है कोण P, यहाँ पे कर लो O, यहाँ कर लो P और यहाँ कर लो Q। तो यहाँ पे कह रहा है POA का मान ज्ञात कीजिए, POA। तो इसका मतलब यहाँ से इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाला जो कोण है ना, ये वाला पूरा हमारा 80 का है, तो 80 में ये वाला हो जाएगा 40 का और ये वाला 40 के हो जाएंगे दोनों कोण। अब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो ये वाला कोण होता है हमारा 90 अंश का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज POA में, POA में हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P और प्लस कोण O और प्लस कोण PAO बराबर 180 अंश। कोण P का मान 90 है और कोण O का मान हमें ज्ञात नहीं, और इसका मान 40 बराबर 180, ये 130 हो जाएगा। तो कोण O प्लस 130 और बराबर 180, 130 को उधर भेजेंगे तो कोण O बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण O बराबर हो जाएगा 50 अंश,
तो प्यारे बच्चों इस कोण ओ को क्या बोलेंगे, POA लिख सकते हैं, या करके लिख दो यहाँ पर कोण POA बराबर 50 है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। और देखिए विकल्प है भाई, ठीक है, तो विकल्प के हमें सीधा पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ो 130 और 180 में से घटा दो, जब 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ये वाला सीधा निकल के आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न नंबर 7 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 1 हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बिंदु 3,2 1,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लीजिए आप। अब आपको लिखना प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 3,2 तथा 1,4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना बीच की दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो मान लगा दीजिए आप। तो बच्चों x1 का मान 3 और x2 का मान 1, y1 का मान 2 और y2 का मान 4, अंडर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बचेगा 2 का वर्ग, यहाँ पर -2 बचेगा 2 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 2 का वर्ग 4, और एक बात ध्यान की माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो आपको लिखना है 4 4 8 हो जाएगा, और इस 8 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसी को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2√2। ठीक, मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक आप लिख सकते हो। तो इसका सी वाला सही यानी बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखना नंबर 10 डाल के, 4x² प्लस का 4kx माइनस का 5 बराबर 0। इसका जो मूल है 1/2 है, तो यहाँ पे लिखना x बराबर 1/2 रखने पर x की जगह पे 1/2 लगा देना, यहाँ पे लगाना और यहाँ पे लगाना है। तो 4 1/2 इसका वर्ग प्लस 4k और 1/2 माइनस 5 बराबर 0। तो ये बन जाएगा हमारा 4 × 1/4, इससे ये कट जाएगा, तो प्लस का 2k और माइनस का 5 बराबर 0। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस 2k और माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पर बचेगा 2k और माइनस का 4 बचेगा, 5 में से 1 चला जाएगा और बराबर 0। 4 को उधर भेज दो, तो 2k बराबर हो जाएगा माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4, तो k बराबर 2 निकलेगा। ठीक है, लो हमने कहीं पर कर दी गलती। इसका k बराबर 2 ही निकलेगा। ठीक, माइनस है तो जगह प्लस हो जाएगा, तो k बराबर 2। तो यहाँ पर इस पे गलत टिक लग गई, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, जो गलत टिक लगी हुई है इस पे। ठीक, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11, उसको देखिए आप। तो 11 में है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, इनका योग ज्ञात करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। जब क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ये 9 है, तो 9 × 10 एक बढ़ा के लिखना है और बटा 2, 2 1 2 2 5 10, आंसर आ जाएगा 9 5 45। जब आपको क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो अंतिम संख्या ले लो, 9 × 10 बटा 2, एक बढ़ा के लिखना है यहाँ पर। सूत्र इसका ये होता है n + 1 बटा 2 होता है ये। ठीक, n का मान यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 10 है, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं 9 है, तो n का मान 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ और 10 यहाँ बन जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए आप। 12 नंबर में दे रखा है sin θ - 1 और sec θ + tan θ का मान कितना होगा।
चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है साइन थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको तो ऐसे लिख दो, साइन थीटा माइनस 1, फिर यहाँ पर इनको थोड़ा चेंज करके लिखो, सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा और टेन को लिखेंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस 1 बच्चों इसके हर समान है, तो जब इसके हर समान है तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार। फिर 1 प्लस साइन थीटा और बटा ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो हमारा ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा और बटा कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक कॉस चला जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का कॉस थीटा। तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें, इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 13, इसको देखिएगा। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः, ये हमारा माध्य और ये हमारा बहुलक है, तो इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो पहले प्रश्न नंबर लिख लेना आपको 13 नंबर। तो यहाँ पे तो सूत्र होता है हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इनके जो मान दिए वो मान लगा दीजिए आप। तो बहुलक कितना 35 है, तो यहाँ पे 35 बराबर 3 गुणा माध्यक है हमारा, माध्य की ज्ञात करना है, और माइनस 2 गुणा माध्य दे रखा है 32। माध्य कितना है 32 है, तो आपको यहाँ पे लगा देना 32। ठीक, तो यहाँ पे लगा देना है 32। इसको हल करिए, ये तो हो जाएगा 35 बराबर 3 गुणा माध्यक और ये हो जाएगा 32 दूनी 64, सॉरी माइनस का चिन्ह लगाइए और 64 को भेजिए इधर तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणा माध्यक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिख लीजिए 3 गुणा माध्यक और बराबर ये बन जाएगा हमारा 99 और 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 33 और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए आप, प्रश्न नंबर है हमारा 14। 14 में लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर √3/2, तो कॉस 2 थीटा का मान कितना होगा, चलिए समझिए। तो कॉस थीटा बराबर है √3/2। अब आपको यहाँ पे क्या करना, कॉस है तो कॉस में ही देखिए मान किसका है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 30 का मान है, तो प्यारे बच्चों कॉस चला जाएगा तो थीटा बराबर 30 निकलेगा। तो हमसे पूछा है कॉस 2 थीटा का मान, तो थीटा की जगह पे 30 लगा देना। तो कॉस 2 गुणा 30, तो ये बन जाएगा कॉस 60। तो प्यारे बच्चों कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर 15 है हमारा। तो देखो जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता तो कुल परिणाम 36 होते हैं। कुल परिणाम बराबर 36। ठीक, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो ये हमारे कुल परिणाम 36 जो कोष्ठक के अंदर दिए हुए हैं। तो हमें उन पासों का योग ज्ञात करना जिनका योग 10 है। देखो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, तो यहाँ पे कितने परिणाम है, ये 3 है। तो 3 बटा हमें 36 लिख देना है। तो नई लाइन से लिखना है प्रायिकता PE बराबर 3/36, 3 एकन 3 तो 12 निकल के आ जाएगा। तो PE बराबर हो जाएगा 1/12। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। तो 16 नंबर में यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा, ये वाली भुजा इसके समांतर, तो ये वाली भुजा ज्ञात करनी है।
ठीक, पहले त्रिभुज बनाएंगे, उस पर ये नाम लिख लें हम। तो इसमें आपको लिखना है AD बटा DB, AD बटा DB, फिर लिखना AE बटा EC, AE बटा EC। अब यहाँ पे इसका मान है 2.2 और इसका मान है 3.3, इसका मान है 1.8 और ये ज्ञात नहीं है, EC को ऐसे लिख लो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दशमलव से दशमलव हम ऐसे हटा सकते हैं। अब ये 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33। अब गुणा कर दो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2EC बराबर 18 तियाँ 54। ठीक, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और 2 का लगा देंगे भाग, तो EC बराबर हो जाएगा 5.4 बटा 2। तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो EC बराबर हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 7 है, नहीं 7 नहीं 8 है, तो 8 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा? 30 से 40 है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका मान 1 होता है। अब इसके बाद इन दोनों का लासा निकालना है। जब इन दोनों का मासा निकालेंगे तो 420 निकलेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए आप लोग। तो यहाँ पे इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, 2,3, 4,1 और 6,-3 सररेख है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो पहले इन तीनों बिंदु को लिखेंगे हम। नंबर 20, 2,3, 4,k और 6,-3। तो प्यारे बच्चों सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y, 23, 31 और ये 12। इसे मान लगा दीजिए आप लोग। x1 का मान 2, x2 का मान k और y3 का मान -3 है, तो प्लस का 3 बन जाएगा। x2 का मान 4, y3 का मान -3, y1 का मान 3 और x3 का मान 6, y1 का मान 3, y2 का मान k और बराबर 0। इसका अंदर गुणा करिए, 2k प्लस का 6 प्लस 4 ये माइनस का 6 बन जाएगा। इसका अंदर गुणा करिए 18 और -6k और बराबर 0। तो देखो यहाँ पर माइनस का 4k बचेगा, माइनस का 4k और प्लस का ये 20 हो जाएगा, नहीं 24 हो जाएगा हमारा, 24 और माइनस का 24 ये बन जाएगा बराबर 0। इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का 4k बराबर 0, 4 का भाग लगाएंगे तो k बराबर 0 निकलेगा। तो यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो इसमें हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा खंड अगला चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। अब यहाँ से चलेगा हमारा खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का ए। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना √3 एक परमेय संख्या है। माना √3 एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो √3 बराबर p बटा q और इसके आगे लिखना है आपको जहां p तथा q, जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। इस प्रकार अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दो तो आपका हो जाएगा √3 Q बराबर P। अब आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख देना है दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा √3q का होल वर्ग और बराबर p² हो जाएगा। अब प्यार बच्चों इसका अंडू हट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3q² बराबर p²। अब इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 भाग में पहुंचाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर हो जाएगा p² बटा 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना p² 3 से विभाजित है, p² कामा 3 से विभाजित है। अब इस घात को हटा के लिखना है, ठीक। घात 2 है तो लिखना p भी 3 से विभाजित है, इस प्रकार। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या लिखना है, ये वाला जो p है इस p बराबर 3 के रखने पर तो यहाँ पे लिख देना है p बराबर 3 के समीकरण 1 में रखने पर इस p की जगह पे हमें 3k लगा देना है। तो आपको लिखना है 3q² बराबर 3, यहाँ पे लगाना 3k का होल वर्ग। तो ये बन जाएगा 3q² बराबर 3 त्रिका 9k²। अब ये 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, इसको थोड़ा पलट के लिखेंगे 3k² बराबर q²। अब ये 3 जाएगा इसके नीचे तो यहाँ पे लिखना है k² बराबर q² बटा 3। अब आपको लिखना है q² 3 से विभाजित है, q² कामा 3 से विभाजित है, ठीक। q² 3 से विभाजित है। अब इस घात को हटा के लिखेंगे q भी 3 से विभाजित है। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब आपको लिखना है समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः √3 एक परमेय संख्या है। फिर आपको नई लाइन से लिखना है लेकिन विरोधाभास ठीक, विरोधाभास के कारण √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ये वाला प्रश्न आपको इस प्रकार कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है पहले का बी, उसको देखिएगा आप। देखो वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर पहले का बी है, द्विघात बहुपद x² - 3x के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद लिख देना है आपको, x² - 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को भेजेंगे इधर। जब ये हमारा 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x² बराबर 3। इधर से हाथ हटेगी तो अंडर लगेगा, तो x बराबर √3 और यहाँ पर आपको प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब आपको नई लाइन से लिखना है, देखो यहाँ पे घात 2 है, जब घात 2 होगी तो x के मान 2 होंगे, यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या
3 होती है। तो यहाँ पे 2 घात है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो आपको नई लाइन से लिखना शून्यक, ठीक, शून्यक बराबर √3 तथा -√3, ठीक। अगर शून्यक पूछता तो इसका ये आंसर हो जाता। अब इसकी लिखनी है जांच। तो यहाँ पे हेडिंग चाहो तो लिख लो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बहुपद को लिखेंगे x² - 3 और बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर ABC के मान छांटो। तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर हमें 1 मिलेगा और b बराबर 0 मिलेगा और c बराबर -3 मिलेगा। अब आपको लिखना है शून्यकों का योगफल। नई लाइन से लिखना है शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र होता -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। अब शून्यकों का योगफल, तो बच्चों हमारे पास 2 शून्यक हैं, ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, √3 प्लस और -√3। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है आपको, ठीक। इस प्रकार -b का मान कितना है, b का मान 0 है, a का मान 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो √3 और -√3। अब a का भाग 0 में लगाए तो 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो गया हमारा। एक जांच हो गई है। फिर आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल C/A, ये सूत्र होता है। तो गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जो हमारे शून्य का ना, ये इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। चलिए समझिए, तो √3 गुणा -√3 बराबर C का मान कितना है, C का मान -3 है, तो -3, A का मान 1 है तो 1 लगा दो। √3 का √3 में करेंगे 3 और ये माइनस का चिन्ह जिंदाबाद और -3, और यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है पहले का C सिद्ध कीजिए, ठीक। इतने के बराबर ये लाना। प्रश्न तो आपने देख लिया है, चलिए समझिएगा इसको। तो अब यहाँ पे लिखना है पहले का C। प्रश्न संख्या सही करके डालेंगे आप लोग, 1 + sec और बटा sec बराबर sin² बटा 1 - cos A। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाले सवाल है तो आप LHS लिखिए पहले। LHS बराबर 1 + sec और बटा sec। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक को चेंज कर दो। सेक होता है 1/cos, सेक होता है हमारा 1/cos होता है। तो लिखना है आपको पहले बट्टी की बट्टी की लकीर 1 + इस सेक को लिखेंगे 1/cos A, ठीक। इस सेक को लिखेंगे 1/cos A, इसको भी लिखेंगे 1/cos A, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों इसके नीचे एक करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 + cos A और बटा cos A, फिर बटा 1/cos A। तो बच्चों यहाँ पर क्या, ये cos से cos हमारा चला जाएगा, तो 1 + cos A बचेगा। अब हम क्या करेंगे, तो हर में देखिए आप जो सिद्ध करना है, हर में क्या है 1 - cos है। जब हर में 1 - cos है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में 1 - cos का गुणा और भाग कर देंगे। 1 - cos A का गुणा और 1 - cos A का भाग कर देंगे, इस प्रकार। देखो गणित में जो भी काम करते हैं समान करते हैं, जितने का गुणा करेंगे उतने का ही भाग करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो माइनस वाली संख्या पहले लिख लो,
यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो माइनस वाली संख्या लिखे घात 2 लगा लो। ठीक, एक पे घात 2 लगाएंगे तो इसका मान एक ही रहेगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा और बटा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, और यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर पहले का डी है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, और ये हमें सारणी दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर यहां पे लिखना बारंबारता, प्यारे बच्चों बारंबारता को एफ लिखा जाता है। फिर लिखना मध्यमान, मध्यमान को लिखा जाता है एक्स, फिर अगला कॉलम बनेगा एक्स गुणा एफ का। ठीक, इस प्रकार देखो बोर्ड की परीक्षा में जाओ तो पटरी प्रकाल पेंसिल लेके जाना है आपको प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। जो बारंबारता दे रखी है 7, 5, 8, 13, 20 और ये 7। ठीक है, इतने ये दो कॉलम तो पेपर में दिए हुए हैं और ये दो कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक, कौन कौन सा, मध्यमान और एक्स इंटू एफ। देखो एक बात समझा दें आपको। ठीक है, हमने अभी तक जो टेबल उतारी इन दोनों को लिखा है। ठीक, यही वाले उतार ली है, तो अब इन दोनों को ज्ञात करना है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो। ठीक, 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने का अंतर है, देखो हर जगह 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10-10 जोड़ के लिखिए। 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़िए 45 और 45 में 10 जोड़िए 55। अब जो अगला कॉलम बनेगा एक्स इंटू एफ का, तो हम क्या करें बेटा, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 पन्ना 35 और 15 पन्ना 75, 25 अट्ठे 200 और 35 का गुणा 13 में करेंगे तो आएगा 455, यहाँ पे 455 और 45 दूनी 90, तो आपका 900 हो जाएगा टोटल ये, और 55 सत्ते 385। इस प्रकार अब यहाँ पे लिखा जाएगा, ये बारंबारता है तो इसको लिखा जाएगा सिग्मा एफ। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ निकलेगा 60 और इसको जोड़ेंगे, इसके जोड़ को लिखा जाएगा सिग्मा एक्स एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे तो निकलेगा 2050। अब समांतर माध्य का जो हमारा सूत्र है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स इंटू एफ और बटा सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। तो बेटा इसका मान ये रहा 2050 और सिग्मा एफ का मान ये 60 रहा। अब आपको क्या करना है, ये 0 से 0 काट देना है, 205 बटा 6 और 6 का भाग लगाना है इसमें, तो हमारा निकल के आएगा ये 34.16। ठीक, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है पहले का ई, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो घन है और दो घनों में प्रत्येक आयतन है 1331, फिर इन दोनों घनों को आपस में मिला के रखा जाता तो बनता है घना, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो बेटा प्रश्न संख्या आपको कायदा से डालनी, ठीक, 1E। अब ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास दो घन है, एक घन मान लो ये है, ठीक, एक ये घन है, दोनों घन बिल्कुल आपस में समान है, और एक घन ये है, इसका जो आयतन है 1331 है, इसका भी आयतन 1331 है। तो घन की भुजा ज्ञात करेंगे पहले, तो यहाँ पे लिख लो, मान लो घन की भुजा ए है, घन में जो किनारे होते हैं कितने होते हैं लिख लो, नहीं पता है तो आपको, किनारे या कोर
घन में 12 किनारे होते हैं, ठीक, ये किनारे कहलाते हैं, 1 2 3, ये 12 किनारे होते हैं, ठीक। इस प्रकार जैसे ईंट है, आपका डस्टर है, ठीक है, उसमें किनारे की संख्या गिन सकते हो। फिर इसके बाद सतह अर्थात फलक भी बोलते हैं इसको। फलक कौन सी होती हैं? ये वाली फलक होती हैं ये, ठीक है, ये तो 6 होती हैं। फिर इसके बाद शीर्ष अर्थात कोने, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछ देता है। शीर्ष अर्थात कोने कितने? 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 दबे हुए हैं, ठीक है, 8 इसमें शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे इस घन की भुजा हमने ए मान ली। ये दोनों घन हमारे समान है, जब इसकी भुजा हमने ए मानी तो इसकी भुजा ए हो जाएगी। तो आपको लिखना घन का आयतन, तो घन का आयतन दे रखा है 13 31 और घन का आयतन होता भुजा क्यू, तो भुजा हमने ए मानी है और 13 31 11 का घन है ये, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ए बराबर निकलेगा 11, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों प्रश्न ये कह रहा है अब इन दोनों घनों को मिला दो। जब इन दोनों घनों को मिलाएंगे तो बनेगा एक घनाभ बनेगा बड़ा सा, ठीक है, जब इन दोनों घनों को मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा हमारा इस प्रकार। तो जब ये घनाभ बनेगा तो ये वाली भुजा कितनी है? 11 और ये कितनी है? 11। जब दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो आपको लिखना है एल बराबर 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एच बराबर रहेगा हमारा 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहेगी हमारी 11 सेंटीमीटर। जब दो घनों को आपस में मिलाया जाएगा लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको नई लाइन से लिखना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB BH और ये HL। 2 L का मान कितना है? 22 गुणा B का मान कितना है? 11। फिर यहाँ पर 11 गुणा 11 प्लस 11 गुणा 22। 2 जब इन दोनों का गुणा करेंगे 242, ये 121, इन दोनों का गुणा करेंगे 242 हो जाएगा हमारा 2, और इन सब को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा हमारा 605। 2 2 4 1 5 हासिल लगी नहीं, 4 4 8 2 10 की 0 हासिल लगी 1 5 सही है। इसका गुणा करा दीजिए, 2 पंजे 10, आगे 0 पूरा 10 लिख दो और 2 छंग 12 और आपको लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर। हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर है पहले का एफ। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x, y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द हो उसको किनारे पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए a और यहाँ पे कर लीजिए b। तो जो पहला बिंदु है हमारा 3, 6, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तथा या और लिखा हो एक ही बात है, और 3, 4, तो इन दोनों बिंदुओं को किनारे पे लिखेंगे। जो पहला बिंदु है x, 0 इसको बीच में लिखने हैं p x, y, ठीक। इस प्रकार एक बार प्रश्न को फिर दिखा दे हम। देखो, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हो या तथा लिखा हो तो उन दोनों को रखते हैं किनारे पे। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड खींचने के बाद इसको शुरुआत में और इसको लास्ट में, और ये वाला जो बिंदु होगा इसको बीच में रखेंगे, ठीक है। और x, y में संबंध ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों, जब हम बीच की दूरी का जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट नहीं लगाना हमें। तो x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। जब हम दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो आपको अंडर रूट नहीं लगाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर AP, तो ये वाले बिंदु लिख लो 3, 6
और एक्स कामा वाई, पी बी एक्स कामा वाई माइनस 3 कामा 4 ऐसे करके। तो ये वाले बिंदु यहाँ रखने हैं, ये वाले बिंदु इसमें रखने हैं। तो x1 का मान 3 और x2 का मान x और इसका होल वर्ग, y1 इसका मान है 6 और y2 का मान है y इसका होल वर्ग बराबर x1 का मान x और x2 का मान -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल वर्ग, y1 का मान y और y2 का मान 4 इसका होल वर्ग। अब आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, a स्क्वायर 36 हो जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस का 12y हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 8y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो समान है दोनों पक्षों में, देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर, 9 से ये 9 कट जाएगा, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा। अब जो हमारा बचा हुआ उसको देख लीजिए, तो यहाँ पे बचा हुआ 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, इधर बचा हुआ है 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब यहाँ पे x y वाले सब इधर ले आइए, टोटल उधर 0 कर दीजिए आप, तो माइनस का 6x और प्लस है तो इधर लाएंगे माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y, ये माइनस है तो यही रहेगा। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, अब प्लस का 36 इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 12x और ये घट जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा, और जब एक प्लस और एक माइनस होता घट जाता है, और 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 बचेगा प्लस का बराबर 0। अब यहाँ से -4 कामन ले लो, तो प्यारे बच्चों -4 कामन लेंगे तो यहाँ पे एक साथ 2 काम होंगे। देखो इसमें 4 का भाग भी लगेगा और माइनस का चिन्ह भी बदलेगा, चिन्ह भी बदलेगा और 4 का भाग भी लगेगा, तो 4 3 12 3x माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 एकन 4 ठीक बाई माइनस 4 पंजे 20 और बराबर 0। फिर इस -4 का लग जाएगा भाग, तो हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 और बराबर 0, और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। जब तक आपके बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। अब यहाँ से चलेगा प्रश्न नंबर 2, उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर है दूसरे का ए, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पर, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक बराबर x तथा x प्लस 2। ठीक है, माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x प्लस 2। अब प्रश्न करा इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और ये b और बराबर 290, x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ये 2 दूनी 4x और प्लस का ये 4, इसको लिया अंदर तो माइनस का 290 हो जाएगा और बराबर आपको 0 लिखना है यहाँ पर। 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का हो जाएगा 286 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग लगेगा तो आपको लिख देना 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस 2 एकन 2 और 2 चौकू 8 और 2 तिया 6 और बराबर 0। अब 143 का गुणा इसमें करेंगे तो 143 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले, तो आपको लिख देना है 13 गुणा 11। ठीक, इन दोनों का गुणा करेंगे 143 और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस
तो आपको यहाँ पर लिख देना 13x माइनस 11x, माइनस का 143 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 13, यहाँ से माइनस का 11 कॉमन ले लो तो x प्लस 13 और बराबर 0। तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर निकलेगा माइनस का 13 और यहाँ से निकलेगा x बराबर 11। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर हो जाएगा हमारा अमान्य। ठीक, तो इसके नीचे लिख देना आपको अमान्य और ये वाला हो जाएगा मान्य। अब आपको लिख देना है क्रमागत विषम धन पूर्णांक। क्रमागत विषम धन पूर्णांक कौन कौन से हमारे हैं? x तथा x प्लस 1, यही तो थे। तो x का मान कौन सा? 11 रखेंगे, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11, तो हो जाएगा ये। प्यारे बच्चों हमें लग रहा कुछ गलत हो गया। अच्छा हाँ सॉरी, माँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे 2 है हमारा। ठीक, कितना है? 2। शुरुआत में 2 माना था ना हमने, तो यहाँ पे 11 रखेंगे, यहाँ पे 11 तो 13 हो जाएगा। तो 11 तथा 13 और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, दूसरे का बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना ढाई का अंक, माना ढाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। अब आपको नई लाइन से लिखना अभीष्ट संख्या बराबर है 10x प्लस y। ठीक है, जब संख्या पर आधारित प्रश्न आ जाए तो बेटा आपको ये 3 लाइनें याद रखनी है। माना ढाई का अंक x, इकाई का अंक y, फिर अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस y। अब प्रश्न कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आपको लिख देना x प्लस y बराबर 9, तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है संख्या का 9 गुना, यही तो संख्या है, इसका 9 गुना। ठीक, इसका 9 गुना। फिर आगे प्रश्न कह रहा है संख्या के अंकों को पलटो, इन दोनों इसके अंक पलटो, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, फिर इसका 2 गुना, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको हल करिए, इसमें 9 का गुणा करिए, 90x प्लस 9y, और ये हो जाएगा हमारा 20y और प्लस का 2x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस 9y को उधर ले जाओ और 2x को उधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस 9y। तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना बचेगा? 11y बचेगा। तो 11y इधर कितना हो जाएगा? 88। x तो 11 एकन 11, 11 8 88, तो y बराबर 8x, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। अब आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो y बराबर 8x है ना, तो आपको कहाँ पे लगाना है? इस y की जगह पे 8x लगा दो यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 8x बराबर 9, ये हो जाएगा 9x बराबर 9, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 1। अब x बराबर 1 है तो ये लगा दो 2 में, तो यहाँ पर लिखो 2 में रखने पर, तो x बराबर 1 कहाँ पे लगाना? यहाँ पे लगाना है, तो y बराबर हो जाएगा 8 गुणा 1 और y बराबर 8। अब आपको नई लाइन से लिखना अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या। तो प्यारे बच्चों जो अभीष्ट संख्या थी हमारी 10x प्लस y थी। अब समझिएगा x की जगह पे लगाना 1, यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ पे 8 रखना है, तो आपका ये हो जाएगा 10 गुणा 1 और प्लस y की जगह पे 8, तो 10 एकन 10, 10 और 1 18, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर दूसरे का सी। दूसरे का सी, चलिए समझिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दी गई आकृति में, ठीक है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम। और देखो जब पेपर देने जाओ, जितने भी चित्र वाले काम हैं सब आपको अपनी पटरी से ही करने, पेंसिल पटरी का यूज करना, हाथ से बच्चा नहीं खींचेगा कोई भी। इसको यहाँ से मिला लेना है और इसको यहाँ से इस प्रकार मिलाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, बी और ये सी, यहाँ पे लिखा हुआ ओ। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है ओ ए इंटू ओ सी बराबर ओ, सॉरी प्यारे बच्चे यहाँ पर ओ बी है आपका, ठीक है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। फिर आपको लिखना सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये सिद्ध करना है। अब आपको नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। तो सबसे पहले यही लिखेंगे ओ ए गुणा ओ बी ओ सी गुणा ओ डी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, गुणा वाली चीज भाग में जाती है। तो जो हमारा ओ सी है ना, ओ सी आएगा ओ ए के नीचे और ओ बी जाएगा ओ डी के नीचे। चलिए समझिए, गुणा वाली चीज भाग में जाती है। तो आपका ये जाएगा ओ ए बटा ओ सी, ठीक, ये इसके नीचे आ गया और ये जाएगा इसके नीचे। फिर लिखना है आपको ओ डी बटा ओ बी, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, ये वाला कोण इसके बराबर लिखना है, ये शीर्षात्मक कोण है। तो आपको लिखना है कोण ए ओ डी, क्या लिखना है, कोण ए ओ डी और बराबर कोण सी ओ बी। ये कोण कैसे, शीर्षात्मक कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है हमारे, ठीक, इस प्रकार। इसलिए त्रिभुज कौन कौन से, ए ओ डी समरूप त्रिभुज, सी ओ बी, ठीक, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएगा, समरूप हो जाए। और कौन सी कसौटी लगेगी, देखो दो भुजाएं समानुपात में एक कोण है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एस ए एस, ये वाली कसौटी लग जाएगी। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, ठीक। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो आपको लिख देना है तब कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी। बेटा यही हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर, इसमें 5 ही कोई खंड हल करने हैं, लेकिन हम आपको सभी हल करके दिखाएंगे, ठीक है, 5 ही करना है आपको। प्रश्न नंबर दूसरे का डी देखिए आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का डी है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्भाजित होती है, ये सिद्ध करना है इसमें। चलिए समझिएगा। तो नंबर पहले लिख लें हम दूसरे का डी। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको चाहिए प्रकाल पेंसिल, ठीक, पटरी। तो हम क्या करें, हमारे पास तो इसमें पैमाना है नहीं, लेकिन आप जब पेपर देने जाओगे तो पूरा पैमाना साथ लेके जाओगे, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे आपके। तो सबसे पहले प्रकाल में कुछ दूरी भर लेनी है, एक पहले छोटा सा वृत्त खींचना है इस प्रकार, जहां पर प्रकाल की नोक रखेंगे वो हो जाता है। अब इसी केंद्र से एक दूसरा वृत्त खींचेंगे, थोड़ी त्रिज्या बढ़ा के, इस प्रकार एक बड़ा वृत्त खींचना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक बड़ा वृत्त है और ये हमारा एक छोटा वृत्त है। अब आपको क्या करना है, बड़े वृत्त की एक जीवा, यानी इस बड़े वृत्त की एक इस प्रकार जीवा खींचेंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, इस प्रकार, और इसका नाम देंगे ए
और ये बी, और ये हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा पी। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये लंब हो जाता है। ठीक, ये वाला जो कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का होगा और इधर वाला भी 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हमें यही सिद्ध करना है कि ए पी बराबर पी बी, ये सिद्ध करना है। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहां से मिला देना। ठीक, इसको यहां से मिला देंगे और इसको यहां से इस प्रकार मिला देना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है। ठीक, क्या दिया हुआ है, बड़े वृत्त की जीवा, यहां पे लिख लेना है बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस प्रकार सिद्ध क्या करना है आपको, यहां पर सिद्ध करना है ए पी बराबर पी बी। प्यारे बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको यहां पे लिखना है रचना, उपपत्ति लिख लो। यहां पर उपपत्ति में रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखना है, देखो रचना में लिखना है, यहां पे कर लो ओ। ठीक है, रचना में लिखेंगे नंबर 1 डाल के ओपी, ओपी को मिलाया, फिर नई लाइन से ओपी लंब ए बी, नंबर 2 ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक, अब यहां पे क्या करना है आपको पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, फिर ये वाला त्रिभुज ले लो। अब आपको यहां पे लिखना है त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ पी बी में। तो प्यारे बच्चों ये रेखा पहले देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्यों, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ बी। आगे लिख देना है बड़े वृत्त की त्रिज्या है। फिर इसके बाद ये वाली रेखा हो जाएगी उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। तो ओ पी बराबर ओ पी बराबर ओ पी। तो आगे लिख देना है उभयनिष्ठ। फिर आपको लिखना है ये वाला कोण है ना, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो आपको लिख देना है कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी, और बराबर दोनों 90 अंश के हमारे। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम त्रिभुज ओ पी बी। और कौन सी कसौटी लगी, तो यहाँ पे कसौटी लग जाएगी RHS। ठीक है, और जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांशम है प्यारे बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो आपको लिख देना है अतः ए पी बराबर पी बी, और आपको लिख देना बाई सी पी सी टी के द्वारा। ठीक, CPCT का मतलब होता है जब कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 का ई।
एक थैले में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सफ़ेद, नीला है या लाल है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना नीली गेंद बराबर नीली गेंद। तो नीली गेंद कितनी है? 3 है। फिर आपको लिखना है सफ़ेद, बेटा सफ़ेद गेंदों की संख्या है 2। फिर इसके बाद लाल गेंद, लाल गेंदों की संख्या है 4। अब आपको यहाँ पे जोड़ लेना कुल गेंदें। कुल गेंदें कितने हो जाएंगे? इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 9। अब इसका प्रश्न नंबर पहला देखिए। प्रश्न नंबर पहला है सफ़ेद, नंबर 2 है नीला है, नंबर 3 लाल है। नीली लिख लो, ठीक है, नीली है ऐसे करके। तो सफ़ेद की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो आपको लिखना है P और कोष्टक के अंदर सफ़ेद इस प्रकार। तो सफ़ेद गेंदें कितनी है हमारे पास? तो देखो बेटा सफ़ेद गेंदें 2 हैं, तो आपको ये होता अनुकूल परिणाम और ये होता हमारा कुल परिणाम, ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब नीली है तो P और कोष्टक के अंदर नीली। अब नीली गेंदें कितनी है बेटा? नीली गेंदें 3 है, तो आपको लिखना 3 और बटा 9। अगर ये कट जाए तो काट दिया करो, 3 एकड़ 3, 3 त्रिका 9, तो इसका हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद लाल है तो P और कोष्टक के अंदर लाल लिख देना है इस प्रकार। लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंदें हमारे पास हैं 4। देखो यहाँ पर कितनी है? 4। तो आपका हो जाएगा 4/9। तो यही प्रश्न हमारा हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अब देखिएगा। प्रश्न नंबर एफ में क्या करना है? निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है और माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो दूसरे का एफ। तो सबसे पहले आपको लिखना वर्ग अंतराल, फिर लिखना आपको बारंबारता, फिर इसके बाद अगला कारण बनेगा संचयी बारंबारता। ठीक, चलिए समझिएगा। खूब अच्छा बढ़िया बढ़िया लिखना बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। जितना अच्छा लिखोगे उतने नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे लिखना पहले 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और बारंबारता में लिखना है 7 4 2 2 3 और ये 2। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे? पहले 7 7 लिख लो, 7 में इस 4 को जोड़ो 11, 11 में 2 को जोड़ो 13 और 13 में इस 2 को जोड़ो 15, 15 में 3 को जोड़ो, इस 15 में 3 को जोड़ो तो हो जाएगा 18 और इस 18 में 2 को जोड़ो 20। और प्यार बच्चों ये वाला मान कहलाता है n का, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 20। जो संचयी बारंबारता की जो अंतिम संख्या होती है उसको n मानते हैं, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग। अब आपको लिखना n/2। तो बेटा n का मान कितना? 20, तो 20/2 इसे काटेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब आपको क्या देखना है? ये जो 10 है संचयी बारंबारता में ऊपर से किससे घटा सकते हो? ये जो 10 है संचयी बारंबारता में ऊपर से किससे घटेगा? 7 में से 10 घटा लोगे? नहीं घटेगा। फिर 11 में से 10 घट जाएगा? हाँ, ये घट जाएगा। यानी कि संचयी बारंबारता में ऊपर से 11 से ये 10 घटा सकते हैं, ठीक है। तो 11 के सामने आपको लिखना एफ और इधर वर्ग अंतराल में लिखना एल, ठीक, एल बराबर 10 हो जाएगा। और ये किससे घटेगा? 11 से घटेगा, तो 11 से ऊपर लिखना आपको सी एफ। तो प्यार बच्चों मान तो हमने सब प्राप्त कर लिए हैं।
और इसके बाद यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, देखो 10-10 का अंतर है वर्ग अंतराल में, तो आपको h बराबर यहाँ पे 10 लिख देना है। अब लगाना सूत्र, माध्यिका या माध्यक बराबर, माध्यिका या माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस N/2 माइनस CF और बटा F इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है। L का मान कितना है, L का मान 10 है, कितना है, L का मान 10, तो इसकी जगह लगा दीजिए आप 10 प्लस N/2 का मान यहाँ पे 10 है, देखो ये रहा N/2 का मान 10, और CF का मान कितना है 7 है, तो आपको यहाँ पे 7 लगा देना है, और F का मान कितना है 4 है, और H का मान 10। अब इसको हल करिए, तो बच्चों 10 प्लस ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा हमारा 10, तो चाहो तो इसे काट दो या गुणा कर लो, 10 प्लस ये हो जाएगा 30/4, 4 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 10 प्लस 4 सत्ते 28, 10.2 बचा, 4 पंजे 20, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मिलेगा 10 और 7 17 और 10.5 बेटा, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारता तथा वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए, और पाई का मान ये लगाना, और ये इसका चित्र दिया हुआ है। चलिए समझिएगा आप इसको। तो सबसे पहले बनाना आपको एक बेलन, ठीक, थोड़ा बड़ा सा बना लें। इसका जो नीचा वाला भाग है ना, एक अर्धगोलाकार उभरा हुआ है, ठीक, इस प्रकार ये, और ये बेलन का हमारा ऊपरी वाला हिस्सा है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर, बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और जो इसका ये व्यास है, ठीक, व्यास है हमारा 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। तो यहाँ पे कौन कौन सी चित्राएं हैं, एक बेलन और एक अर्धगोला, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक है, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो जो इसका व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो व्यास को 2r लिखा जाता है, 2 का भाग लाएंगे तो r बराबर निकलेगा 5/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको निकालनी है गिलास की, और इसकी ऊंचाई लिख लो पहले, ठीक, बेलन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका नंबर 1 डाल के लिखेंगे गिलास की आभासी धारता, गिलास की आभासी धारिता। तो आपको यहाँ पे क्या, बेलन का आयतन लगाना, तो बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। तो पाई का मान प्रश्न में दे रखा है 3.14 प्रयोग करना है, और r का मान है 5/2, तो यहाँ पे लिखना 5/2 और गुणा 5/2, और h का मान है 10, तो आपको यहाँ पे 10 लगा देना है। अब बच्चों इसको काटेंगे हम, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दशमलव, और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। आपका बचेगा 1.57 और गुणा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25 25 पंजे 125। अब इसका गुणा कराएंगे, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा 196.25 घन सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारी गिलास की आभासी धारता निकली है। अब आपको निकला है अर्धगोले का आयतन, ये वाला जो अर्धगोला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का
आयतन। तो प्यारे बच्चों अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो सूत्र याद कर लीजिए, आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना 2/3 गुणा पाई का मान लगाना है 3.14 और आर का मान है 5/2 और इसका होल क्यू कर देना है। तो 2/3 3.14 और ये हो जाएगा 125/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौकू 8। अब प्यारे बच्चों क्या करें, ऊपर वाली संख्या गुणा करें, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा हमारा निकल के आएगा 39,392.50। जब इन दोनों का गुणा करें तो गुणा इतना निकल के आएगा और बटा 4 तो ये 12। अब इसमें लगाएंगे 12 का भाग, जब इसमें 12 का भाग लगाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 32.708। अब ये वाला 8 हटाएंगे तो यहाँ पे 71 हो जाएगा। तो 32.71 घन सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको लिखना गिलास की वास्तविक धारिता, नंबर 2 डाल के लिखना है गिलास की वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता जो आभासी धारिता में से, देखो आभासी धारिता में से इस अर्धगोले का आयतन घटा देंगे, ठीक है। तो आभासी धारिता हमारी ये है, तो आपको लिखना यहाँ पर 196.75 सॉरी 25 है आपका, यहाँ पे 25 लिखिए। अब माइनस और अर्धगोले का आयतन घटा देंगे 32.71, इसे घटाइए तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 163.54 और आपको लिख देना है घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का अथवा। इसमें कोई एक ही करना है तो तीसरा करिए या फिर तीसरे का अथवा करिए आप लोग। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। और प्यारे बच्चों इस पेपर का एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो में हमने ये वाला प्रश्न गलत कर दिया है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो माफी चाहते हैं आपसे हम। तो जो व्यास दे रखा है, व्यास बेटा कितना है, व्यास है हमारा 42 सेंटीमीटर। जब व्यास 42 सेंटीमीटर है और व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 42, 2 एकम 2 तो ये हो जाएगा 21, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है हमारा 120। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, देखो साइन 120 का मान होता है √3/2 और साइन 150 का मान होता है 1/2। ये दो मान याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए समझिएगा। अब आपको लिखना है यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई r² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² और ये साइन थीटा। ये वाला मान आपको यहाँ पे लगा देना है। चलिए समझिएगा। तो पाई का तो मान 22/7 लगाना ही है आपको, 22/7 नीचे निकाल दो। r का मान कितना 21, तो 21 गुणा 21 और थीटा का मान 120 और बटा 360 माइनस 1/2। यहाँ पर आपको लिखना है 21, तो 21 का मान सॉरी r है ना, r का मान कितना 21, 21 का वर्ग 441 सीधा लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, और साइन 120, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 तियां 36, तो ये 22 गुणा 21 और गुणा 21 और बटा 7 तियां 21 और माइनस 1/2 गुणा 441 और गुणा 120 का मान अभी आपको मैंने बताया था ऊपर देखो 120 का मान है √3/2।
√3/2। तो 21 से 21 ये कट जाएगा हमारा, इसका गुणा करिए। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, हाथ से लगी 4, 21 दूनी 42, 42 4 46, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 441 √3 और बटा 4। बस ये वाला प्रश्न आपको इतना ही छोड़ देना है, और वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4, उसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है यदि दो वर्गों के परिमापों का योग 68 मीटर है तथा क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो वर्ग हैं। एक मान लो हमारा ये बड़ा वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। बेटा ये हमारा एक बड़ा वर्ग है और एक हमारा छोटा वर्ग है। ठीक, ये वाला छोटा वर्ग है। तो मान लो इसकी भुजा है x और इसकी भुजा है y। तो आपको लिखना है यहाँ पर, माना ये हमारा वर्ग है, ठीक, ये भी एक वर्ग है। तो लिखना माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, x मीटर, ठीक, क्योंकि मीटर में दे रखा है। बड़े वर्ग की भुजा x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब प्रश्न करा इनके परिमापों का योगफल। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। इसका परिमाप कितना होगा? 4x होगा। तो आप लिख लो परिमापों का योग, ऐसे करके परिमापों का योग बराबर कितना है? यहाँ पे दे रखा है 68। तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और इसका परिमाप 4y हो जाएगा बराबर 68। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो x प्लस y बराबर 68। तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। चलो हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो y को उधर भेज दो। तो x बराबर हो जाएगा 17 माइनस y, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला हमारा, ठीक। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक, इनके क्षेत्रफलों का योगफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर x है तो x स्क्वायर, यहाँ पर y है तो y स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और बराबर कितना है यहाँ पर? यहाँ पर है हमारा, कहाँ चला गया? 157 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी? x है तो x स्क्वायर, इसकी कितनी? y, तो y स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? इस x की जगह पे ये वाला मान लगा दो आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस y का होल वर्ग प्लस y स्क्वायर बराबर 157। अब आपको यहाँ पे a माइनस b का होल वर्ग लगाना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये y 2ab, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बराबर 157। तो 17 का वर्ग 289। पहले ये देख लो y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 17 दूनी 34y और 17 का वर्ग 289, इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 157 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस का 34y। अब इसे घटाइए तो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर 3, 132 बचा हुआ बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 2 का भाग भी लग जाएगा, तो आपको लिख देना है 2 का भाग देने पर, ठीक है। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस 2 एकन 2 17 हो जाएगा, और ये प्लस 2 छंग 12 और 2 छंग 12 बराबर 0। अब 166 के ऐसे गुणनखंड करो, 166 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 17 मिल जाए, तो 166 बराबर होगा हमारा 11 गुणा 6, 11 छक्का 66, जोड़ेंगे 17 मिल जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना y
11 प्लस 6 और प्लस का 66 और बराबर 0। तो बाई स्क्वायर माइनस का 11 और माइनस का 6 और प्लस का 66 और बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना, बाई कॉमन लेना। जब बाई कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ये बाई माइनस 11। अब प्यारे बच्चों हमारा यहाँ से पेज भर गया। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। ठीक, वीडियो को रोक के आराम से नोट करिए आप। तो यहाँ पर मैंने उस अंतिम लाइन को दोबारा लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाई माइनस 11, फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है बाई माइनस 11 और बाई माइनस 6 बराबर 0। अब आप यहाँ से बाई के मान निकालोगे तो प्यारे बच्चों बाई बराबर निकलेगा 11 और 1 निकलेगा 6। अब इसमें कोई सा एक ले लो आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये तो हमारे बाई का मान निकले बेटा। किसके मान निकले हैं? बाई के मान निकले हैं। अब आपको क्या करना है, बाई के मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सा है? पहला समीकरण है जो हमारा शुरुआत में बनाया था हमने, x बराबर 17 माइनस बाई। यही तो पहला समीकरण है। तो पहले बाई की जगह पे 11 लगाना है, बाई की जगह पे 11 लगाना है और x की जगह नहीं बाई की जगह पे 11 लगाना है, फिर बाई की जगह पे 6 लगाना है आपको। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर x बराबर 17 माइनस 11, तो x बराबर 6। फिर आपको यहाँ पे रखना है x बराबर 17 माइनस 6, तो x बराबर 11। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें से कोई दो बजाय ले लो आप। इसमें से कोई दो बजाय ले लीजिए आप। तुमने बड़े वर्ग की भुजा किसे, यानी बड़े वर्ग की भुजा हमने x मानी थी, तो आपको लिख देना है वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं। ठीक है, जब बड़े वर्ग की भुजा हम लेंगे 11, ठीक 11 वर्ग की बजाय 11 मीटर और तथा छोटे कितने हो जाएंगे, 6 मीटर हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न चौथे का अथवा है, एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने महीने में ऋण चुकता करेगा? तो ये जो हमारा है एसएन है और ये प्रथम पद है और ये सार्वंतर है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना एसएन बराबर 3250 और इसका जो प्रथम पद है ए बराबर है पहले महीने में 20 रुपया देता है, फिर इसके बाद प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता है। ठीक, तो ये सार्वंतर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है हमें, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार। तो एस एन का मान है 3250, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3250। एन का मान ज्ञात नहीं है, 2 गुणा ए का मान 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 15, तो आपको यहाँ पे 15 लगा देना है। तो ये बन जाएगा 3250 बराबर एन बटा 2, ये हो जाएगा हमारा 40, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 15 एन और माइनस का 15। अब ये हमारा 2 इधर भाग में है तो 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 6500 बन जाएगा। ठीक, देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 की 0 वहाँ से ले, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6, 6500 बन जाएगा बराबर एन। अब 40 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25 प्लस 15 एन। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इस या तो इसमें 5 कामन ले लो पहले, चलो देखिएगा 6500 बराबर, जब इसमें 5 कामन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 एन तो पहले से है, ठीक 5 एन यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। तो जब 5 कामन लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3 एन बच जाएगा। अब ये 5 एकन 5, तो ये 1300 हो जाएगा हमारा, 13 पंजे 65 होता है, तो ये तो बन जाएगा 1300। अब यहाँ पे एन बचा हुआ है, एन का अंदर गुणा करिए, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस का 5n। अब प्यारे बच्चों क्या करना, ये वाला पक्ष ले आओ इधर, इसको उधर भेज दो,
भेजेंगे नहीं, पक्ष को पलटेंगे, तो हो जाएगा 3n² और प्लस का 5n बराबर 1300। इस प्रकार अब इस 1300 को दलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3n² प्लस का 5n और माइनस का 1300। तो बच्चों इस 1300 के ऐसे गुणनखंड करो, इस 1300 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 5 मिले, तो आपको यहाँ पे लिखना 65 गुणा 60। ठीक, जब इनका गुणा करेंगे 1300 निकल के घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिखना है 3n² प्लस का n 65 माइनस 60 और माइनस का 1300 बराबर 0। 3n² 65n और माइनस का 60n और माइनस का 1300 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 3n प्लस का 65, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो n प्लस 65 हो जाएगा हमारा बराबर 0। फिर आपको लिखना है, यहाँ पे 3 लिखिए, 3n प्लस का 65 फिर n माइनस 20 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 3n बराबर माइनस का 65 और n बराबर माइनस का 65/3 और n का मान है ना कभी एक परमेय संख्या नहीं होता, तो ये वाला हो जाएगा आपका अमान्य। फिर यहाँ पर n माइनस 20 बराबर 0 और n बराबर 20, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको लिख देना है महा बराबर, ठीक है, कितने 20, यानी प्रश्न कर रहा है कितने माह में, लास्ट में क्या कर रहा है कितने महीने में ऋण को चुकता करेगा। ठीक है, तो 20 माह में वो चुकता कर देगा, और चाहो तो यहाँ पे लिख दो ऐसे 20 माह, और यही हमारा हल हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 5 है, इसको देखिए। 5 नंबर में लिखा हुआ है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना आपको क्षैतिज रेखा, ठीक समतल। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है एक बहुमंजिल, बहुमंजिल का मतलब है काफ़ी ऊंचा होगा, 10-15 मंजिल होगा ये, ठीक है। ये हमारा बहुमंजिल भवन है और ये एक हमारा एक छोटा सा भवन है, ठीक है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से, ठीक है, और इसके शिखर का इसको मिलाइए, फिर इसके तल को मिलाइए, तो इनके जो अवनमन कोण है वो क्रमशः कितने हैं 30 और 45 हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए 30 और ये कर लीजिए 45। और प्यारे बच्चों अवनमन कोण है तो ऊपर से रेखा खींचनी आपको इस प्रकार। तो चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। और ये जो हमारा भवन है ये 6 मीटर है, 6 मीटर की ऊंचाई है। जब ये 6 है तो ये भी 6 मीटर ही होगा। और ये वाली ऊंचाई कर लेंगे h, और ये वाली दूरी x है तो ये भी दूरी आपको x कर लेनी है। तो नाम लिख लो A B C D E और ये वाला F। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है माना BD, माना BD एक बहुमंजिल भवन तथा AF एक भवन है। ये हमारा बहुमंजिल है और ये एक भवन है, ठीक। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इस बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है त्रिभुज, ये वाला लेना है। तो त्रिभुज ECD में, सॉरी FCD में, तो यहाँ पे tan 30 लगेगा आपका, tan 30 लंब बटा आधार। तो इसका लंब कितना है h और आधार कितना है x है। और tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/x। तो इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा √3h, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे ABD में। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है त्रिभुज ABD में।
तो अब लिखना है tan 45 लंब बटा आधार। तो लंब देखो, ये लंब यानी पूरा हो जाएगा AH प्लस 6, AH प्लस 6 बटा x। तो यहाँ पे AH प्लस 6 बटा x और tan 45 का मान 1, AH प्लस 6 और इस x का मान है √3h, √3h। अब इसके नीचे करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा √3h बराबर AH प्लस 6, इस h को उधर ले आइए तो √3h माइनस का h बराबर 6, यहाँ से h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बराबर 6। अब इसका भाग लगा देंगे तो h बराबर हो जाएगा 6 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हर का पर में कर, तो √3 प्लस 1 और बटा √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 √3 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 2 बन जाएगा, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6। तो AH बराबर इसका अंदर इसमें गुणा कर दीजिए तो √3 √3 और प्लस 3, ठीक, इतना निकला हुआ है। अब आपको नई लाइन से लिख देना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है भवनों के बीच की दूरी, ठीक, यही तो भवन है हमारा, भवनों के बीच की दूरी, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम, तो आपको यहाँ पे लिखना भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पे x, फिर x का मान कितना है, x का मान हमारा ये रहा √3h, फिर √3 और h का मान कहाँ है, h का मान ये है 3 √3 और प्लस 3, इस प्रकार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर दो। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 त्रिका 9 और प्लस 3 √3। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 मीटर, ठीक, ये भवनों के बीच की दूरी निकलेगी। अब आपको लिखना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक, यही तो हमारा बहुमंजिल है। तो नई लाइन से लिखना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है, AH प्लस 6 है। तो AH का मान कहाँ है, AH का मान ये है, तो AH की जगह पे लगा देना 3 √3 और प्लस 3 और प्लस 6 ये, तो 6 3 9 बन जाएगा, 3 √3 और प्लस 9, तो यहाँ से भी 3 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 3, ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 में का अथवा देखिएगा आप लोग। 5 में का अथवा है हमारा, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बना लेनी है एक समतल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका ये हमारी एक मीनार है, तो मीनार का जो कोण है वो इस समय 60 अंश है, कितना है, 60 अंश है। तो मीनार का कोण 60 से 30 हो जाता है, 60 से 30 जब कम हो जाए तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो 60 से 30 हो जाता तो आपको इधर बनाना है इस प्रकार। तो ये छाया हमारी 20 मीटर बढ़ गई, तो ये वाली दूरी हो गई 20 और ये कोण हो गया 60 से 30। छोटा कोण हमेशा दूर की तरफ बनेगा मीनार से और बड़ा कोण इसके पास बनेगा। तो यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर D। तो ये वाली दूरी कर ले H, मीनार की ऊंचाई H और ये वाली दूरी कर लो X। तो चित्र बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना CD एक मीनार है, माना CD एक मीनार है। तो त्रिभुज लेंगे BCD में, त्रिभुज BCD में आपको लगाना है tan 60, लंब बटा आधार H बटा X कर देना है। tan 60 का मान √3 H बटा X, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पर हमें H बराबर मिलेगा
√3x, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद त्रिभुज लेना है ACD में, त्रिभुज ACD में, और यहाँ पे लगाना है tan 30 लंब बटा आधार, ये लंब और ये पूरा आधार है, h/20 + x। tan 30 का मान 1/√3, और इस h की जगह पे ये वाला मान लगा देना है, तो √3x और बटा 20 + x। अब इसका इसमें गुणा करो, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 20 + x, इस x को उधर ले आओ तो 3x - x बराबर हो जाएगा 20, तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 20, तो 2 एकन 2, तो ये 10 हो जाएगा, x बराबर 10 मीटर। तो ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। 1 में रखने पर एक समीकरण कहाँ पर है, यही तो है, इसकी जगह पे 10 लगा देना, तो h बराबर निकलेगा हमारा √3 × 10, तो h बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो आपको नई लाइन से लिख देना है मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, ठीक, मीनार की ऊंचाई h बराबर कितने हो जाएगा 10 √3 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।